नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के ज़िला पौड़ी गढ़वाल से हूं। मैं समय समय पे आप लोगों के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस लेकर के आती हूं और जो भी हमारे बीच जो घटनाक्रम होता है उसको जो है कानून की भाषा में समझा के सरल भाषा में आप तक पहुंचाती हूं। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने रखूंगी जो इस न्याय प्रणाली के चलते, इस कानून व्यवस्था के चलते आज अपनी जान गंवा बैठा है। और वास्तव में जो बहुत टाइम से लोगों की एक मांग रही है कि महिलाएं अपने कानून का गलत फ़ायदा उठाती हैं। महिलाएं दहेज उत्पीड़न के कई बार गलत केस फाइल कर देती हैं अपने ससुराल वालों, अपने पति को परेशान करने के उद्देश्य से। आज इसी के चलते एक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है। आप सभी लोग उसके केस से परिचित हैं। उसकी वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखी होंगी, न्यूज़ में आजकल वो बहुत छाए हुए हैं। और अब उन पे जो इतना प्रेशर एक कानून व्यवस्था का था कि उन्होंने ये जो है कदम उठाया और अपनी जान गंवाई। आज वो हमारे बीच नहीं है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे इंजीनियर की जो अच्छी खासी फैमिली से था, अच्छा खासा उसका लाइफस्टाइल चल रहा था। लेकिन ये जो दहेज का जो एक लफड़ा है, दहेज का जो एक कानून है, उसका किस तरीके से उनकी वाइफ ने और उनकी सास ने, सालों ने किस तरीके से गलत फ़ायदा उठाया। आप उसकी मनोदशा समझिए कि इन सब कोर्ट कचहरियों के चलते वह इतना परेशान हो चुका था। क्योंकि होता है जब एक व्यक्ति सही और सरल होता है और उस पर इस तरीके के दबाव बनाए जाए थाने से, कोर्ट से, समाज से, परिवार से, तो उसकी मनोदशा क्या होती होगी हम और आप समझ भी नहीं सकते हैं साथियों। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा इंजीनियर आज हमने खो दिया है, सिर्फ और सिर्फ इन झूठे केसों के चलते। तो आज हम बात करेंगे एक इंजीनियर की ऐसी कहानी के बारे में और उस मामले में आगे क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगी। तो साथियों, जानते हैं कि इस इंजीनियर के केस में आखिर अभी तक क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले उस इंजीनियर का जो 20 से 25 मिनट का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो अपनी सारी शादी के बाद जो भी उसकी दर्दनाक कहानी है उसको बयां कर रहा है। और जो सुसाइड नोट उसके कमरे से मिला है 24 पन्नों का, उसमें भी उसने यही जिक्र किया है कि अभी न्याय मिलना बाकी है, मुझे अभी न्याय नहीं मिला है और अगर मुझे न्याय नहीं मिले तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। वास्तव में एक भारत के एक आम नागरिक के ये शब्द न्याय प्रणाली पे एक सवाल खड़ा करते हैं कि किस तरीके से न्याय व्यवस्था नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्ट है। जिस तरीके से उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा किस तरीके से डिमांड की गई या जजों के द्वारा किस तरीके से डिमांड की गई, हंसा गया उन पे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। उनकी वाइफ ने समय समय पे अलग अलग तरीके के प्रताड़ना के केस उन पे लगाए। वो 40 से अधिक बार जो है कोर्ट जा चुके थे और उनको अंत में जो है यही लगा कि मेरा जो है, अगर मैं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूं, क्योंकि पहले तो वो 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे सेटलमेंट के लिए फैमिली कोर्ट में, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि ये और अधिक पैसा दे सकता है तो साथियों उन्होंने 3 करोड़ रुपए की मांग उनसे करी थी। और उन पे जो केस लगाया गया था तो वो 498A यानी कि दहेज उत्पीड़न का लगाया गया था। ये पहले जो हमारी IPC CRPC होती थी उसमें 498A के नाम से हम उसे जानते थे, दहेज उत्पीड़न के केस को। लेकिन अब जब BNS आ गया है तो उसमें सेक्शन 75 में ये व्यवस्था रखी गई है। सिर्फ सेक्शन चेंज किए गए हैं, बाकी उनकी डेफिनेशन और उनकी वर्डिंग और उनकी जो व्यवस्था है वो वही है। थोड़े बहुत सज़ा में ऊपर नीचे हुआ है, अर्थदंड ऊपर नीचे हुआ है, बाकी डेफिनेशन वही उठा करके IPC से CRPC की इधर रख दी गई है BNS में और BNS में। तो जब भी उसमें इस तरीके की 498A के तहत जो दहेज उत्पीड़न का जो केस होता है वो अब 75 सेक्शन में आ चुका है BNS के आने से। तो एक तो ये वाला केस उन पे लगाया गया था। फैमिली कोर्ट पे भी उन पे कई केस लगाए गए थे मेंटेनेंस के, और 40,000 रुपये प्रति माह वो अपनी वाइफ को पिछले 8 से 9 महीने हो गए थे वो दे रहे थे। लेकिन अब उनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उस आदमी के अंदर एक
गिल्टी फील हो रहा था अपने आप को देख करके कि जब मैंने कोई गलती करी नहीं, मैंने कभी अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाया, कभी अपनी वाइफ को दहेज के लिए नहीं कहा, तो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और मेरे साथ कोई भी नहीं है, न न्याय व्यवस्था है, न प्रशासन है और कोई भी नहीं, मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। ये एक घुटन, एक दर्द उस इंजीनियर के अंदर था और उसने वास्तव में आज ये उन पुरुषों के लिए जो पत्नी पीड़ित हैं, जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि जिनमें गलत फैसले हुए हैं, जो गलत इन केसों के आगे घुटने टेक देते हैं और कोर्ट के सामने सिर्फ और सिर्फ उनका यही एक बयान रहता है कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप चाहें तो मुझे जेल डाल दें। ये सारे सवाल, ये सारी बातें न्याय व्यवस्था पे एक सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर सिर्फ एक पुरुष होने का उसको दंड मिला या फिर उसकी कोई बात कहीं पे सुनी गई कि भाई जब पत्नी अपनी मर्जी से मायके में चली जाती है, अपनी मर्जी से वो मायके में रह रही है, तो आखिर वो मेंटेनेंस पति क्यों दे? जो पति उसको खुद ले जाना चाह रहा है, पति उसको मेंटेनेंस क्यों दे? आपके साथ कोई हिंसा नहीं हुई है, आपके साथ कोई गलत तरीके से विवाह नहीं किया गया है, विवाह के दौरान आपसे कोई बात ससुराल में छुपाई नहीं गई है, तो जब ये स्थिति हो जाती है तो कानून व्यवस्था को भी देखना चाहिए कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। आज उनकी पत्नी, उनकी सास और उनके साले अलग अलग जगह से गिरफ्तार हुए हैं। कोई गुड़गांव से गिरफ्तार हुआ है, कोई प्रयागराज से गिरफ्तार हुआ है। उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है साथियों, क्योंकि वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है उनकी सास प्रयागराज गई थी, वो वहीं से पकड़ी गई हैं और 18 दिसंबर 2024 को उनकी हियरिंग है, उनकी बेल पे सुनवाई है। यानी कि ये वीडियो आज मैं 17 दिसंबर को बना रही हूँ और कल यानी कि बुधवार को 18 दिसंबर को उनकी एंटीसिपेटरी बेल पे जो सुनवाई है, देखते हैं उन्हें बेल मिलती है कि नहीं मिलती है। और उन्होंने ये भी अपने उसमें जिक्र किया कि उनसे किस तरीके से 5 लाख रुपए मांगे गए थे, किस तरीके से जो है उन पे दबाव बनाया जा रहा था घूस के लिए। अब यहाँ पे एक देखने की बात ये भी है कि अगर किसी ने 5 लाख रुपए उनसे मांगे हैं, चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो कोई भी है, अगर 5 लाख रुपए मांगे हैं और उन्होंने पैसे नहीं देने के उसमें अगर उन्होंने सुसाइड किया है, तो उन अधिकारी और कर्मचारियों पे भी 108 लगनी ही लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसे उकसाया है ऐसा करने के लिए, अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी इस तरीके से पत्नी पीड़ित हैं, आप लोगों को भी लगता है आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपने किसी की बेटी के साथ कोई गलत काम नहीं किया है, किसी अपनी बीवी पे कभी हाथ नहीं उठाया है, अपनी पत्नी को कभी दहेज के लिए प्रताड़ना नहीं दी है और कभी भी उसको जलील नहीं किया है अपने घर में। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हमने मारा पीटा नहीं है तो हमने हिंसा नहीं करी है। अगर आप उसका मजाक बना रहे हैं, उसको खर्चा नहीं दे रहे हैं या उसकी भावनाओं से कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये भी एक हिंसा की श्रेणी में आता है। आप तभी बच सकते हैं जब आप ये सारी चीज़ें न करें। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे और पूरे समाज को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा फैसला पुरुषों के लिए आने वाला है, क्योंकि न्यायपालिका भी अब ये समझती है कि कहीं ना कहीं पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम पे पुरुष आयोग की भी स्थापना या गठन किया जाए, जो कि इस बात की जांच करेगा कि वास्तव में जो बीएनएस की धारा 75 और आईपीसी की धारा 498 में केस दर्ज होते हैं उसमें क्या व्यवस्था है और किस तरीके से जो है पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है पत्नियों के द्वारा। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे भी मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।